Hello guys, this is the D1 of our series and where we will talk about the very general topic of nursing academics. So here we start with burn, which is a part of adult health second of fourth sem. So before starting burn, we should know the anatomy of the skin. So here is the diagram of the स्किन। सो स्किन में जो होता है हमारी स्किन कंसिस्ट करती है थ्री लेयर्स, जो कि होती है हमारी एपिडर्मिस, द आउटर मोस्ट लेयर जिसे हम कहते हैं, एंड देन जो मिडिल लेयर होती है उसे हम डर्मिस कहते हैं, एंड देन इट कंसिस्ट ऑफ हाइपोडर्मिस। इसमें हमारे जो प्रेजेंस होते हैं, हेयर्स प्रेजेंस होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंस होती हैं और हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंस होते हैं। नर्व्स, सेबेशियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं अनाटमी ऑफ द स्किन। तो जो जैसे हमने देखा कि एपिडर्मिस जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारी स्किन की। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है और जो हमारी किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट से, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं या कोई भी चीज़ होती है उससे, या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, वो हमारी बॉडी के सीधे अंदर ना जाने के बदले इस प्रोटेक्टिव लेयर से बच जाते हैं, जो कि बनी होती है क्रेटेनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी होती है। ये मेलेनोसाइट्स को कंटेन करती है, जो कि एक प्रोड्यूस करती हैं हमारे मेलिन्स को। मेलिन जो होता है हमारे बॉडी के कलर को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन ये हमारे लैंगरहैंस सेल्स को भी कंटेन करके रखता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में काम आते हैं। इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं और इसकी जो इसके अंदर जो होती हैं डर्मिस और हमारी डर्मिस इसको जो होता है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती हैं। डर्मिस जो होती है हमारी मिडिल लेयर होती है। ये जो होती है, जो हमारी डर्मिस एपिडर्मिस होती है उससे थोड़ी सी थिकर थिकर होती है हमारी एपिडर्मिस। जैसे कि हमने ऊपर देखा था ये स्किन के डायग्राम में, डर्मिस हमारी थिकर है एज कंपेयर टू एपिडर्मिस एंड ऑल्सो हाइपोडर्मिस से। तो जो हमारी डर्मिस होती है वो हमारे ब्लड वेसल्स, नर्व, हेयर एंड हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड जितने भी प्रेजेंट होते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज सब हमारे डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। देन ये जो होता है इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, क्योंकि इनमें कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो होता है रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से हमें पेन और बॉडी टेम्परेचर और टच करने से पता चल सकता है। देन जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी हाइपोडर्मस, जिसे हम कहते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू और डीपेस्ट लेयर कहते हैं। ये जो होती है फैट और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है और ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखती है। देन प्रोटेक्ट मसल्स एंड बोन्स फ्रॉम इंजरी। जो भी मसल्स हमारी बॉडी में होती हैं और जो भी बोन्स होती है उनको प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि कोई इंजरी ना हो। सो नाउ अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है हिस्ट्री एंड फिज़िकल असेसमेंट ऑफ बर्न। हमें जो बर्न होता है उसमें क्या क्या फिज़िकल असेसमेंट, क्या क्या हिस्ट्री ली जाती है, ये पता होना ज़रूरी है। सो दैट हम आराम से बर्न चैप्टर आगे पढ़ सकते हैं। सो हम सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। हमें पता है हिस्ट्री टेकिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हम कोई भी प्रोसीजर करें या फिर कोई भी चीज़ करते तो हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम हिस्ट्री के बेसिस पे ही उसकी मेडिकेशंस डिसाइड कर सकते हैं और भी बहुत सारी। तो लेट्स सी बर्थ में क्या क्या हम हिस्ट्री टेकिंग लेंगे। सबसे पहले हम एलर्जीज चेक करेंगे कि हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है, पहले किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं थी, कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से या किसी भी मेडिकेशन से, सो दैट हम उसको अवॉइड कर सकें ताकि पेशेंट को आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। देन करंट मेडिकेशंस एंड एलर्जीज, हम ये पता करेंगे कि पेशेंट कोई मेडिकेशंस तो नहीं ले रहा है या अभी उसे किसी चीज़ से एलर्जीज तो नहीं है। इन चीज़ों का हम पता करेंगे। देन हम देखेंगे सिग्निफिकेंट पास्ट इलनेस।
हम ये देखेंगे कि पेशेंट को कोई पुरानी बीमारी तो नहीं थी, उसकी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कोई सर्जरीज तो नहीं हुई है, सो दैट हमारे कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग द क्रॉनिक इलनेस तो नहीं थी या प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन तो नहीं था पेशेंट का, एसेंशियल है फॉर द ट्रीटमेंट प्लान। नाउ टाइम ऑफ लास्ट मील, मतलब कि पेशेंट ने लास्ट मील कब लिया था ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट की लास्ट मील क्या थी। क्योंकि अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगी, उसका अगर बर्न ज़्यादा सीवियर होगा, तो उसको एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एनेस्थीसिया के लिए हमें पता है कि पेशेंट इन्वायरमेंटल रिलेटेड तो हम देखेंगे नील कि नहीं लेनी इन्वायरमेंटल होती है, एनपीओ में इंजरी रखना होता है, नील पर क्या क्या ओलट पे होती है। रखना तो होता है देखो, कुछ घंटे तक। इन्वायरमेंटल रिलेटेड तो इंजरी टू द हमें ये भी इंजरी, पता करना है इसमें अगर हम कोई डिटेल ऑपरेशन की अबाउट तो द उसी अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट हम वेयर द उसको आगे इंजरी कंडक्ट अकर्ड कर सकते हैं। कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन सच एज इनहेलेशन इंजरीज एंड इनक्लोज स्पेसेस। तो हम ये देखना है कि इंजरी आखिर हुई किस प्लेस पे है, कौन सी प्लेस में इंजरी अकर हुई है। अगर हमें ये पता चल जाएगा कि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इन्हेलेशन इंजरी तो नहीं हुई है, कहीं अगर बर्न हुआ है और आग वाली जगह पे बर्न हुआ है और पेशेंट को कहीं इन्हेलेशन तो नहीं हो गया उससे, कहीं हमारे रेस्पिरेटरी को कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आ गई या किसी और चीज़ को प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, ये सब चेक करने के लिए हम इन्वायरमेंटल रिलेटेड टू द इंजरी हम देखेंगे। नाउ हम ये देखेंगे कि डेट क्या थी, बर्न कब हुआ, किस टाइम पे हुआ, और डिटेल हमें जाननी है बर्न इंजरी की, ताकि हम एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन कर सकें इंजरी की एंड स्पेसिफिक एड्स इन असेसिंग द बर्न्स सीवियरिटी एंड प्लानिंग द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, ताकि हम जो हैं ये पता कर सकें कि अच्छा ये सीवियरिटी कितनी है बर्न की, कहीं 3rd डिग्री तो नहीं है, 2nd डिग्री तो नहीं है, या फर्स्ट, या कैसी किस डिग्री का बर्न है, हमें ये पता कर सके। या फिर जो उसी के अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे कि पेशेंट को अगर ये कंडीशन इस कंडीशन के अंडर हुआ है या ये बर्न हुआ है तो हमको ये ट्रीटमेंट प्लान करना है, तो इसके लिए हम ये सब डॉक्यूमेंट करेंगे। नाउ मैकेनिज्म लेंथ ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इफ अन इनक्लोज्ड स्पेस, तो इसमें हम क्या पता करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन ऑन द हाउ द बर्न अकर्ड, सबसे पहले कि बर्न हुआ कैसे था, ताकि हमें पता चले कि हमें कैसे करना है आगे जाके, इस चीज़ से बर्न हुआ था, केमिकल बर्न हुआ था, या फिर हमारा फ्लेम बर्न हुआ था, हीट बर्न हुआ था, इलेक्ट्रिकल शॉक बर्न हुआ है, उसी अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। द ड्यूरेशन, कितनी देर तक उसका एक्सपोजर रहा उस चीज़ से, अगर हमारा हीट बर्न हुआ है तो फ्लेम से वो कितनी देर तक कांटेक्ट में था, अगर इलेक्ट्रिकल बर्न हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी से कितनी देर तक वो कांटेक्ट में था, ताकि हम उसकी सीवियरिटी पता कर सके बर्न की कितनी हुई है। एंड हैपन इन इनक्लोज्ड एरिया या स्पेस, ऐसी जगह पे तो नहीं हुआ है जहाँ एरिया बंद था, ताकि कहीं इन्हेलेशन इंजरी की चांसेस बढ़ जाते हैं और जो कि एक बहुत क्रूशियल कंडीशन हो जाती है। देन एडिक्वेसी ऑफ फर्स्ट एड, तो इसमें क्या है, इवेल्युएट द फर्स्ट एड प्रोवाइड द सीन टू अंडरस्टैंड द इनिशियल मैनेजमेंट एंड पोस्टेशियल नीड टू द फर्दर इंटरवेंशन। हम देखेंगे कि उसको किस तरह का फर्स्ट एड देना है और इनिशियल मैनेजमेंट हम उसे क्या देंगे। देन हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि किसकी जो है कहाँ कहाँ बर्न हुआ है, किस किस जगह पे बर्न हुआ है, और बट ऑल्सो एनी अदर इंजरीज, कोई और कंडीशंस तो नहीं आ गई, कहीं बर्न के साथ साथ कुछ और कंडीशंस तो नहीं है, कहीं कोई इंजरी तो नहीं हो गई, तो ये भी हम चेक करेंगे। द थर्ड चीज़ जो हम करेंगे, एसिस बर्न एक्सटेंट। हम एसिस बर्न एक्सटेंट में क्या करेंगे, हमें ये करना है कि सीवियर, सबसे पहले तो सीवियरिटी ऑफ बर्न, कि कौन सी डिग्री का बर्न है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि बर्न की सीवियरिटी कैसे हम मेजर, कैसे पता करते हैं और कैसे देखते हैं। देन डिटरमाइन द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड बर्न सेंटर,
फिर हम उसी अकॉर्डिंग जो सीवियरिटी होगी पेशेंट की, उसी अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफ़र कर सकेंगे, स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट दे सकेंगे जैसी उसकी कंडीशन होगी उस अकॉर्डिंग। बर्न को एसेस करके हम नाउ उसको पता नेक्स्ट है करके कि एसेस कैसा बर्न करेंगे है, हम उसी अकॉर्डिंग जो हम भी उसको अर्जेंसी होगी, ट्रीटमेंट फ्लूइड देंगे। अगर रेसिस्टिकेशंस अच्छी देंगे एंड रिक्वायरमेंट। हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें असेसमेंट उन्हें करना है और पेशेंट का, अच्छी जगह देना कितना है और फ्लूइड लॉस ट्रांसफ़र हुआ करना है है, उसे। क्योंकि बर्न में हमारा जो फ्लूइड होता है वो लॉस होने लग जाता है, जिससे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने लग जाते हैं और जिससे पेशेंट जो होता है शॉक की कंडीशन में जा सकता है और ऑर्गन फेलियर की कंडीशन आ सकती है। देन हमें क्या करना है, यूज़ करना है वैलेंस रूल 9 एंड पाम मेथड, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये मेथड क्या है। इसी के अकॉर्डिंग हम जो होते हैं पेशेंट को फ्लूइड देते हैं कि उसका फ्लूइड कितना लॉस हुआ है बर्न की वजह से, उसी अकॉर्डिंग हम उसे फ्लूइड देते हैं। देन आता है क्लासीफाई ऑफ बर्न डेप्थ। हम देखेंगे कि बर्न का डेप्थ कितना है, कि अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ बर्न इज एसेंशियल फॉर द ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ स्कारिंग एंड रिहेबिलिटेशन की नीड। तो हम इसमें देखेंगे कि बर्न की डेप्थ कितनी है, मतलब वो बर्न कितना हुआ, ताकि हम उसी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दें, उसका प्लान करें एंड पोटेंशियल फॉर कोई भी स्कारिंग फॉर्म ना हो, और अगर उसे रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत हो तो हम वो दें। देन जो हम अगला देखेंगे वो होगा न्यूरोमस्कुलर ऑब्जर्वेशन। हम न्यूरोमस्कुलर ऑब्जर्वेशन करेंगे जिसमें हम जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर है नहीं है, पेशेंट सेंसेशन कैसा कर रहा है वो देखेंगे, उसका मूवमेंट कैसा है पेशेंट का, और कोई भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम तो नहीं है, कोई साइन तो नहीं दिख रहे हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम के। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें कि इंक्रीज हो जाता है प्रेशर, जो हमारे मसल्स कंपार्टमेंट होता है उसमें उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा नर्व और टिश्यूज़ डैमेज होने लग जाते हैं। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी है और इससे जो होता है परमानेंट मसल एंड नर्व डैमेज हो सकते हैं, जो कि डेथ तक लीड कर सकते हैं। तो इसमें हमें एक रिक्वायर होती है अर्जेंट इंटरवेंशंस की। देन मॉनिटर करेंगे हम उसके वाइटल साइंस को। हर चीज़ में हमें वाइटल साइंस मॉनिटर करने इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसको क्योंकि इन्हेलेशन इंजरी हो सकती है या किसी भी प्रकार की इंजरी हो सकती है, उसके लिए रेस्पिरेशन हमें चेक करना है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, देन उसकी हार्ट बीट कितनी है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है लाइक बर्न, तो हार्ट बीट और ये सब तो इंक्रीज हो ही जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, घबराहट की वजह से कंडीशन देख के, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन हमें करना है फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। अब हमें जो पेशेंट है उसका फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखना है। क्यों? ताकि हमें अगर उसका फ्लूइड इनटेक आउटपुट चार्ट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, अच्छा पेशेंट जो है उसका कितना फ्लूइड ले रहा है और कितना फ्लूइड आउट हो रहा है, कहीं कोई हाइपोवॉल्मिक शॉक की तो कंडीशन नहीं आ रही है पेशेंट को, या फिर कोई एक्यूट किडनी डिजीज़ तो नहीं हो गई है। तो उस सब चीज़ों को चेक करने के लिए हम फ्लूइड और इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करके रखेंगे। देन हम लेबोरेटरी फाइंडिंग्स देखेंगे, जो पेशेंट का कैरेटीन है, ग्लूकोज लेवल है, उसको चेक करेंगे कि क्रेटिनिन और ग्लूकोज लेवल्स को चेक करेंगे। इलेक्ट्रो ईसीजी कराएंगे पेशेंट्स की, कोई हार्ट से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज तो नहीं आ गई है। सीरम लैक्टेट का हम चेक करेंगे ताकि हम इंडिकेट करता है टिश्यू परफ्यूजन कैसा है, और सीवियरिटी तो नहीं, शॉक की सीवियरिटी तो नहीं आ रही है। और हम साइनाइड लेवल चेक करेंगे, कोई पॉइजनिंग तो नहीं हो गई है इन्हेलेशन की वजह से, तो उसके लिए हम इसको करेंगे। ब्लड टाइप देखेंगे, क्रॉस मैचिंग कराएंगे। क्यों? ताकि हम पेशेंट के ब्लड का टाइप, हमें अगर पेशेंट को ब्लड की नीड होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होगी, तो हमें उसका ब्लड टाइप पता होना चाहिए, और हम क्रॉस मैचिंग करा लेंगे पहले ही किसी से। अगर अर्जेंटली हमें किसी को ब्लड की ज़रूरत देनी पड़ी, क्रॉस मैचिंग मतलब हम अगर एक
पेशेंट के ब्लड को और किसी और के ब्लड को मैच करा लेते हैं कि दोनों का सेम है कि नहीं है, ब्लड ग्रुपिंग, देन RH फैक्टर, सब कुछ चेक करा के हम रखते हैं। अगर पेशेंट को अर्जेंटली उस चीज़ की नीड होगी तो हम उस समय उसे दे सकें। सो नेक्स्ट है यूरिन मायोग्लोबिन, सीरम केराटिन काइनेज। में फ़ोन ना ये करना जो पड़े, होता है इसलिए ये हम इंडिकेट करता है पहले मसल ही डैमेज इसकी और तैयारी कोई कर लेते अगर हैं। इनका क्योंकि लेवल हमारी severe बॉडी trauma में हुआ बढ़ है, जाता है, fluid भी loss होगा, blood BUN, भी loss होगा, केराटिन तो काइनेज, या फिर इनका अगर हमारी बॉडी में लेवल बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं ये हमारी किडनी डिजीज़ को दिखाता है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि कहीं एक्यूट किडनी डिसऑर्डर तो नहीं है, AKD तो नहीं है, हमें इससे ये पता चल जाएगा। देन हमारा जो हम चेक करेंगे वो है टिटनेस इम्यूनाइजेशन। हम ये देखेंगे कि टिटनेस इम्यूनाइजेशन हुआ है पेशेंट का या नहीं, क्योंकि जब पेशेंट बर्न होता है तो उसकी जो स्किन है वो ओपन हो जाती है, जिससे जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई इन्फेक्शन होता है वो इजीली एंटर कर सकता है और फिर हमारी बॉडी में ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर सकता है। तो हम इसलिए टिटनेस के बारे में पेशेंट से एक बार कंफर्म कर लेंगे कि आपने टिटनेस की डोज कब ली थी और किस ली थी। अगर पेशेंट ने 5 साल के अंदर टिटनेस की डोज ली थी तो हमें उसको कोई डोज देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमें बूस्टर डोज देने की ज़रूरत नहीं है। तीनों डोज अगर 5 साल के अंदर ली हैं तो। अगर पेशेंट ने डोज तो ली है बट 5 साल से ज़्यादा हो गया है उस डोज को, तो हम उसे टिटनेस बूस्टर डोज देंगे। अगर पेशेंट ने एक भी डोज नहीं ली है टिटनेस की और तो हम उसे टिटनेस टॉक्सॉइड प्लस टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन देंगे ताकि उसे दैट्स ऑल फॉर immediate दिस protection मिल वीडियो सके एंड टिटनेस नेक्स्ट पार्ट विल कमिंग तो सून। थैंक यू गाइस। Thank you so much and support for women empowerment. Thank you.